ओम शांति। जब 1981 में मुझे बाबा का परिचय मिला, कोई 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया था, लेकिन मेरे ही घर में गीता पाठशाला शुरू हो चुकी थी। लौकिक में हॉस्टल में रह करके पढ़ते थे और जब वैकेशन में घर आए तो बाबा का गीता पाठशाला हमारे ही घर में खुल गया था और बहनें सप्ताह में 2 बार आते थे। उस दिन बहन आए हुए थे और डायरेक्ट बाबा के महावाक्य सुने और सुन करके एक जैसे कि जागृति आई कि यही सच्चा गीता का ज्ञान है और इस ज्ञान को किसने दिया है, कैसे दिया है, ये बात को समझने के लिए दूसरे ही दिन से मैंने बाबा की जीवन कहानी पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे मैं बाबा की जीवन कहानी पढ़ती गई, बहुत ही इमोशनली इफेक्ट हुआ कि इस रीति से यज्ञ की स्थापना हुई, कैसे दादियों ने यज्ञ को स्थापन करने के लिए सहन किया। तो बहुत ही प्रेरणा मिली वो जीवन कहानी पढ़ते और उस दिन से हमने बाबा की मुरली रोज सुनने का एक संकल्प दृढ़ लिया। मुझे याद नहीं है कि कभी भी मैंने बाबा की मुरली मिस की होगी, क्योंकि भगवान धरा पर आए हैं और उनके महावाक्य हम न सुने तो कैसे चलता। और जब हम हर वैकेशन में मधुबन आते रहे और जैसे जैसे मधुबन आते थे तो दादियों की पालना तो मिलती ही थी, लेकिन जब मैं पहली बार मधुबन आई 1981 में अक्टूबर में, खास दिवाली के दिन थे और मैं रोज दादी जी को गुड मॉर्निंग करते थे। अगर दादी दिखाई भी देती थी तो ओम शांति हमारा चलता रहता था। और दिवाली के दिन हमारी दीदी ने कहा कि चलो दादी को हैप्पी दिवाली करने चलते हैं, सुबह सुबह मुरली क्लास से पहले। तो हम दादी जी के कमरे में गए और सारा कमरा उस दिन फुल था। दादी जी सबको दृष्टि दे रहे थे और सबको दृष्टि देने के बाद दादी ने पूछा कि ये कन्या कहाँ से है। मेरी ओर अंगुली दिखा करके दादी ने ये प्रश्न पूछा तो हमारी दीदी ने कहा कि दादी ये सूरत की एक गीता पाठशाला से हैं। दादी ने पूछा कब से ज्ञान में है, तो कहा कि 6 मास से ज्ञान में है। तो दादी जी ने कहा कि लगती तो बहुत पुरानी है। तो मुझे बहुत नशा चढ़ गया कि मुझे सिर्फ मधुबन अपना नहीं लगा, लेकिन दादी जी को भी लगा कि ये पुरानी आत्मा है। बाद में हर वैकेशन में मधुबन आते रहे। एक बार की बात है कि मधुबन से वापस जाना था। उस समय ओम शांति भवन नहीं था, तो मेडिटेशन हॉल में बाबा आए थे और दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी वापस जाने की। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट संभालने वाले भाई थे, ओम प्रकाश भाई, उन्होंने कहा कि तुम रात को ही चले जाओ,
आबू रोड में संगम भवन है, वहां जाकर के रुक जाना क्योंकि सुबह आपकी ट्रेन है। अभी बाबा बैठे हैं और कैसे जाने का मन करे, क्योंकि वो लोग तो मुरली सुन करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो अभी नहीं जाना है, मेरी ट्रेन तो सुबह को है। फिर भी वो भाई कहे कि नहीं, सुबह कौन लेके जाएगा, इसलिए आप रात को ही जाओ। तो मन तो था नहीं, लेकिन मैं बड़ी दादी से छुट्टी लेने के लिए गई। और मैंने जब दादी जी को कहा कि दादी मैं छुट्टी लेने के लिए आई हूं, तो दादी कहती है अभी कहाँ जा रही हो। मैंने कहा दादी सुबह मेरी ट्रेन है और भाई जी कह रहे हैं कि आप रात को ही चले जाओ, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। दादी कहती अच्छा, ओम प्रकाश भाई को बुलाओ। मैंने ओम प्रकाश भाई को कहा कि दादी जी आपको बुला रहे हैं। तो वो आए और दादी जी ने उनसे पूछा कि इनकी ट्रेन सुबह कितने बजे हैं। तो भाई ने कहा दादी सुबह 8 बजे हैं। तो दादी जी कहती है कि फिर उसको रात को क्यों भेज रहे हो। तो कहते दादी सुबह कौन लेकर के जाएगा, क्योंकि और पैसेंजर तो है नहीं, ये अकेली जाने वाली है। तो दादी जी ने कहा कि दादी की कार उसको छोड़ने जाएगी। उस समय यज्ञ में और कोई कार नहीं थी, एक ही कार थी, वो एम्बेसडर थी। लेकिन मैंने देखा कि दादी का दिल कितना विशाल है। और हम कुछ भी नहीं थे, एक साधारण कन्या, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूं। लेकिन उस समय दादी जी ने मेरी दिल ले ली। और दादी जी हमें बहुत ही पालना देते थे। शुरुआत में जब मैं आती थी मधुबन में सेवा के लिए, तो दिन में हमारी ड्यूटी रहती थी रोटी पकाने पर, और शाम को 4 से 8 म्यूजियम में सेवा करने जाना होता था। रोज दादी जी हमें जब हम वापस आते थे तो पूछते थे कि आज कितनी पार्टी समझाई, कोई ऐसी बात किसी ने पूछी और आपने क्या जवाब दिया, वो सब बातें बताओ दादी को। दादी जी हमेशा आंगन में ही बैठे होते थे और अपनापन जिसको कहे कि इतना अपनेपन की फीलिंग्स दादी से हमें मिलती थी। कभी भी दादी जी कोर्टयार्ड में बैठे हो और हम दादी के पास जाकर के खड़े हो गए, दादी ने कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बात किया किसी के साथ भी। बहुत प्यार से दादी जी एक एक से बात करते थे। तो ऐसे एक ग्रेट एग्जाम्पल हमारे सामने हमारी दादियां रही। एक बार 1983 में मैं जब मधुबन आई, तो हमारी दीदी का हमेशा आग्रह रहता था कि मैं सेंटर पर रहूं ताकि मुझे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले। लेकिन मुझे तो मधुबन ही खींचता था। तो मैंने बड़ी दीदी को ये बात सुनाई कि दीदी कहाँ मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो दीदी ने कहा कि नहीं, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो। दीदी ने दृष्टि देने के बाद कहा कि मधुबन आपका घर है, तुम्हें जब भी मन करे तब मधुबन आ जाना, आपको चिट्ठी की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी एक दिन आएगा। मैं 1985 में यही लक्ष्य लेकर के मधुबन आई
कि दादी जी जहाँ भी भेजे वहाँ मैं सेवा के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। तो दादी जी को मैंने ये बात बताई तो दादी जी ने कहा कि मैं सोचती हूँ कि आपको कहाँ भेजूं। और कुछ दिन के बाद दादी जानकी जी को आना था, तो दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि दादी जानकी आने वाली है, क्या आप उनके साथ रहोगे? तो मैं तो अपने आप को उसी रीति से तैयार करके आई थी कि जो सेवा मिले, जहाँ भी दादी जी भेजे मुझे हाजी करना है। और दादी जानकी जी आए, तब मैं दादी के पास गई नहीं क्योंकि मेरा कोई इतना सानिध्य नहीं था, दादी को परिचय भी दादी को मेरा नहीं था। तो बड़ी दादी ने मुझे पूछा, आप दादी के पास गई थी? मैंने कहा नहीं दादी, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? तो दादी ने कहा दोपहर को हम भोजन करके बाहर आते हैं ना आंगन में, तब आप वहीं रहना, मैं दादी से परिचय कराऊंगी। तो मैं आंगन में बैठी थी, दादी जी भोजन करके सब दादियाँ बाहर आए। तो दादी ने मुझे बुलाया और मेरा हाथ लेकर के दादी जानकी को देते हुए कहा कि दादी ये कन्या मैं आपको देती हूँ, लेकिन इन्हें आप ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। दादी जानकी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि दादी ये ब्रह्मा कुमारी तो ऑलरेडी है ही। दादी कहती अभी तक तो नहीं है, आप उन्हें ब्रह्मा कुमारी बनाएंगे। तो मैं दादी जी के पास, दादी जानकी जी के पास गई। दादी ने मुझे पूछा, हालांकि दादी मेरे फैमिली को जानते थे क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली जो इंग्लैंड में उन्होंने ज्ञान लिया था। मेरे माँ बाप भी लंदन गए थे तो उन्होंने भी दादी की बहुत पालना ली थी। लेकिन दादी जी की जो पालना देने का तरीका है वो बहुत यूनिक था। दादी कभी भी स्पेशल कुछ नहीं कहते थे, जो कुछ भी कहना होता था वो दादी क्लास में ही सुना देते थे। शुरुआत में मुझे कोई समझ नहीं, क्योंकि मैं सेंटर पर तो रही नहीं थी, इसलिए मुझे पता नहीं कि बड़ों के साथ कैसे रहना होता है। तो लच्छू दादी मुझे ट्रेनिंग देती थी कि किस प्रकार से दादियों के साथ रहा जाता है। दादी जी दोनों टाइम का, दोपहर का और शाम का भोजन बड़ी दादी के साथ करते थे, लेकिन नाश्ता दादी जी जल्दी नहीं करते थे, क्योंकि रोज दादी मुरली क्लास के बाद क्लास कराते थे आधा घंटा। उन दिनों में 6:30 से 7:30 मुरली चलती थी और 7:30 से 8 बजे तक उसी दिन की मुरली पर दादी जानकी जी क्लास कराया करते थे। तो गुरुवार का दिन था, भोग लगाया, भोग के बाद तो क्लास नहीं होता है। और दादी ने मुझे पहले ही ये बात कह दिया था कि आप भगत नहीं बनना। मैंने समझा तो नहीं कि भगत नहीं बनने का मतलब क्या होता है, क्योंकि भगत भगवान को जब तक नहीं खिलाते हैं तब तक खाते नहीं। तो दादी ने मुझे कहा कि तुम पहले नाश्ता कर लेना, फिर मुझे ले जाना नाश्ता करने के लिए, या तो मेरे लिए नाश्ता ले आना। और
उन दिनों में ठंडी के दिन होते थे तो दादियाँ भी जहाँ पांडव भवन में मधुबन निवासी नाश्ता करते हैं वहाँ ही पीछे बैठ करके धूप में बैठ करके नाश्ता करते थे। तो गुरुवार का दिन था और मुझे दादी जी को नाश्ता कराना था। नाश्ते के लिए भोग में जो बना होता था और उसके अलावा एक रोटी दादी खाते थे। मैं नाश्ता लेकर के गई तो दादी ने मुझे पूछा, आपने भोजन नाश्ता किया? मैंने कहा जी दादी नाश्ता किया। क्या खाया? मैंने कहा आज का भोग खाया। भोग में क्या क्या था? उस दिन मालपुआ और मूंग की दाल बनी थी। तो मैंने बोला कि मालपुआ खाया। तो कहती मूंग की दाल। तो मैंने मुंह बिगाड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मूंग की दाल। तो दादी ने कहा कि बाबा को इतना अच्छा लगता था, दादी को भी अच्छा लगता है, मेरे लिए और ले आएगी? मैं लेके आई, जनरल में दाल बनी हुई थी। तो दादी ने उसमें से एक चम्मच खाया और कहा कि अब ये पूरा करो। अभी मैं कभी खाई नहीं थी दाल, अब कैसे पूरा करूं? तो मेरी आंखों में थोड़ा पानी आ गया। दादी कहती जब तक पूरा नहीं करेंगी मैं यहां से उठूंगी नहीं। तो मैं बैठी रही और उसके बाद आजू बाजू में जो भी नाश्ता कर रहे थे वो देखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैंने दवाई की तरह दाल को पी लिया क्योंकि दादी बैठी रहे वो भी तो अच्छा नहीं था। तो दाल ऐसे पी तो लिया, लेकिन फिर शाम को दादी की क्लास थी और दादी क्लास में क्या कहते हैं, राजकुमारी हो क्या, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है। फिर दादी ने ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा किया। तो मैंने देखा कि दादी जी का जो सिखाने का तरीका था वो यूनिक था। मैं ही जानती थी कि दादी किसको सुना रही है और दादी जानते थे कि वो किसको कह रहे हैं। तो इस रीति से दादी उन दिनों में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। आप यदि दादी की पुरानी क्लासेस को पढ़ो तो उनसे पता चलता है कि दादी बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे। कभी दादी हंसते भी नहीं थे, इतना ऑफिशियल रहते थे। तो दादी जी को हमने वो स्वरूप में भी देखा और कैसे धीरे धीरे दादी ने माँ का स्वरूप धारण किया वो भी देखा। दादी को कभी भी गफलत करे वो पसंद नहीं आता था। हम कहे भूल गए, वो शब्द दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई भी बात यदि दादी कहे और दोबारा उनको याद दिलाना पड़े। एक बार 2 बहनें आई, उनको इतना आइडिया नहीं था कि आबू में इतनी ठंडी होती है दिसंबर मास में। तो दादी ने पूछा उन्हें कि आप मफलर लेकर के आए हो? तो बहनों ने कहा नहीं दादी। तो दादी ने मुझे कहा इन्हों को मफलर दे देना। अभी मफलर देना है तो कब देना है, कैसे देना है, कहाँ से देना है, कुछ भी पता नहीं। रात को दादी ने आकर के मुझे पूछा कि बहनों को मफलर दिया? मैंने कहा नहीं दादी। कहती क्यों नहीं दिया? तो फिर मैंने पूछा दादी कहाँ से लेना है, कैसे लेना है? तो दादी कहती है देखो वो बिचारियों को कितनी ठंडी लगेगी, संकल्प चलेंगे, हमारा हिसाब किताब बनेगा, तो ये काम तुरंत करना चाहिए। तो मैं देखती थी कि दादी
किसी का भी व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त नहीं बनते थे। जो करना है उसी समय करना है। हम दादी जी को कहते थे कि दादी आप कितना समय इन्हों को देते हो, क्योंकि डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर जैसे लाइन लगी रहती है, ऐसे दादी जी के कमरे के बाहर भी हमेशा लाइन होती थी। और पांडव भवन, इंद्रप्रस्थ, 4 कमरे छोटे छोटे और एक ही छोटा सा आंगन, और सब बड़ी बड़ी दादियां वहां रहते थे। चंद्रमणि दादी जी भी बाजू में, निर्मल शांता दादी जी भी कभी कभी कलकत्ता से आते थे, वो भी वहां ही रहते थे। संतरी दादी जी भी वहां रहते थे। एक कमरा ऐसा था कि जिसमें जो दादी जिस समय आते थे वो रहते थे। तो बाहर में लाइन लगी रहती थी। तो मैंने कहा दादी आप कितना समय देते हैं उन्हों को? तो कहती हैं कि वो बेचारे साल में इतना खर्चा करके आते हैं, तो क्या मैं उन्हों को साल में 5 मिनट भी ना दूं? माना कितनी रहम की भावना। और जो व्यक्ति दादी को मिलने के लिए जाता था, तो दादी उनको जब तक संतुष्ट न करे तब तक उनको बाहर नहीं आने देते थे। किसी को ज्ञान से संतुष्ट करना, किसी को चीज वस्तुओं से संतुष्ट करना, किसी को योग की अनुभूति कराना, वो सब दादी अपने छोटे से कमरे में बैठ करके करते थे। एक बार एक भाई दादी को मिलने आया और दोपहर का 1 बज चुका था। बड़ी दादी का बुलावा बार बार आ रहा था। मैंने वो भाई को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप शाम को आ जाना। वो भाई कहे नहीं मेरे को 1 ही मिनट का काम है सिर्फ। मैंने कहा नहीं, दादी जी को बुलावा आ रहा है भोजन का, इसलिए आप शाम को आना। वो भाई गया ही नहीं। और हमने दादी को अंदर में नहीं बताया कि बाहर में कोई भाई बैठा है आपको मिलने के लिए। तो दादी जैसे ही बाहर आए, वो भाई को देखा तो दादी ने पूछा भाई कुछ कहना है? वो भाई ने कोई ज्ञान का प्रश्न पूछ लिया। दादी को इतना उमंग आता था कोई अगर ज्ञान की बात पूछते थे। तो दादी ने कहा देखो मेरा भाई ज्ञान की बात पूछ रहा है। दादी वहां ही बैठ गई, उनके साथ 10 मिनट और लगा ली। दादी को कभी भी भोजन की परवाह नहीं थी, क्योंकि एक बार दादी ने कई बार ये बात दादी ने अपने अनुभव में सुनाई है कि कराची में दादी कभी नाश्ता करने बैठे थे। तो बाबा ने पूछा कि जनक नाश्ता कर रही हो? तो दादी को लगा कि जैसे मैंने बहुत भूल किया है। तो फिर बाबा ने कहा कथा किया है जो नाश्ता कर रही हो? तो दादी हमेशा तब से लेकर के ये लक्ष्य रखते थे कि जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया है तब तक दादी जी नाश्ता नहीं करते थे। और ज्ञान को हमेशा नए नए तरीके से वो विचार सागर मंथन करते थे, क्योंकि कई वरदान दादी जी को बाबा से प्राप्त हुए थे। बाबा ने एक बार दादी को पूछा, सुबह में दादी बाबा को गुड मॉर्निंग करने गई। तो जब गुड मॉर्निंग करने के लिए गई तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा खाना पका रहा था। दादी को ख्याल में नहीं आया, माना जैसे कि बाबा विचार सागर मंथन कर रहे थे और दादी ने गुड मॉर्निंग बोल करके बाबा को जैसे कि डिस्टर्ब कर दिया। फिर बाबा ने उन्हें पूछा कि आप विचार सागर मंथन करती हो?
तो दादी कहती तब तक मैं नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपने संस्कार में ये बात को डाल दिया। तो ज्ञान को अपना बनाना, अपनी प्रॉपर्टी बनाना हमारे हाथ में है। ज्ञान माना प्रकाश। जैसे हमें प्रकाश चाहिए तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं और रोशनी आ जाती है। ज्ञान हमें मिल गया, माना प्रकाश हमें मिल गया, लेकिन वो प्रकाश पर चलने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, ताकत भी तो चाहिए। और वो ताकत कहाँ से आएगी? योग से आएगी। जब तक हमने योग को प्राधान्य नहीं दिया है, तब तक आत्मा में वो ताकत नहीं आती है। सारा दिन हम ज्ञान को सुनते रहते हैं। ज्ञान सुनना हरेक को अच्छा भी लगता है। यूट्यूब में आप सारा दिन क्लास सुनते रहते हो। मधुबन की क्लासेस भी लाइव आती है यूट्यूब पर, तो वो चालू कर देते हैं। आत्मा में प्रकाश तो आ गया है, लेकिन उस पर चलने के लिए योग की पावर हमें भरना है। और वो योग की पावर हम भट्ठी में आकर के भर सकते हैं। घर में हम कितना भी मेहनत करें, लेकिन वहां हम अकेले पुरुषार्थ करते हैं। या तो फैमिली ज्ञान में चलती है तो वो फैमिली के साथ बैठ करके हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा संगठन जब एक ही लगन में बैठा है, एक की याद में जब बैठा है, तो वो वाइब्रेशंस, वो वायुमंडल हमें मदद करता है। और जो हम लेना चाहते हैं, जो हम अपने में परिवर्तन करना चाहते हैं, वो ये संगठन की शक्ति में आसान हो जाता है। तो आप भी इतना अपने को पावरफुल बना दो। आत्मा में ताकत योग से आएगी। और मैंने दादी जानकी में ये बात बहुत नोट किया था। कभी भी कोई बात होती थी, दादी अपने को अंडरग्राउंड कर देते थे। और ऐसे अपने को अंडरग्राउंड कर देते थे कि तब दादी को केवल बाबा ही दिखाई पड़ता था और कुछ नहीं। हर बात में दादी के पास ज्ञान और योग की ही बातें होती थी। एक बार मैंने दादी को बोला कि दादी, हम आपके पास कभी भी कोई प्रश्न लेकर के आते हैं, कोई प्रॉब्लम लेकर के आते हैं, और आप केवल ज्ञान ही सुनाते हो। हमने कहा, दादी ज्ञान कोई सॉल्यूशन है क्या? तो दादी मुझे कहती, अच्छा आप बताओ और क्या सॉल्यूशन है? तो हमने सोचा कि और तो कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता था। तो दादी ने कहा कि जब कोई भी प्रॉब्लम में ज्ञान को यूज नहीं करेंगे ना, तो आप अपने संस्कारों को यूज करेंगे। आपके संस्कार आपको यूज करेगा। तभी मेरे को सोच चला कि दादी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि हम हर एक के अंदर छिपे हुए संस्कार हैं, जिस संस्कार के साथ हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं, और वो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी एक आदत बन जाती है। जब हमारे संस्कार हमें यूज करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ हमें ज्ञान की आवश्यकता है।
तो कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें ज्ञान को यूज करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें संपूर्ण ज्ञान दिया हुआ है, कंप्लीट नॉलेज दी हुई है। और हम सोचे कि साकार मुरलियां कितनी हमें याद रहती है, कितनी बार हमने ये मुरलियां सुनी है, फिर भी यदि हम अपने आप को चेक करें, क्या वो मुरलियां हमें शाम तक याद रहती हैं? क्योंकि वो ज्ञान बाबा ने जो दिया है वो बहुत गुह्य है। हम उसके ऊपर कभी विचार सागर मंथन नहीं करते हैं तो वो ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी नहीं बनती है। जैसे खाना तो आता है, खाना हम खा लेते हैं, सारा ही खाना अपना बनता है। जितना मैं डाइजेस्ट कर पाती हूँ उतना ही खाना मेरा अपना खून बनता है। ऐसे ही ज्ञान की ताकत, ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की रोशनी मेरे पास तब तक है जब तक मैंने ज्ञान को अपना बनाया है। नहीं तो नियम प्रमाण हम रोज मुरली सुन लेते हैं और सुनने के बाद खुश हो जाते हैं कि आज हमने क्लास कर लिया, मुरली सुन लिया। लेकिन दादी ने अपना अनुभव सुनाया था कि दादी जब यज्ञ में आई तो 1.5 साल दादी लेट आए थे। दादी ने कभी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय ये शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमेशा कहती है यज्ञ, ये बाबा ने यज्ञ रचा है। कभी दादी कर्मणा सेवा भी नहीं बोलते थे, यज्ञ सेवा बोलते थे। इवन कोई धन से सेवा भी करते थे तभी भी दादी कहते थे यज्ञ सेवा क्या किया है। तो दादी जब यज्ञ में 1.5 साल लेट आए थे तो दादी को बहुत था कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं ताकि मैं गैलप कर सकूं, इन दादियों के साथ हो सकूं। तो दादी ने एक दिन बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो बाबा ने कहा बच्ची मुरली 6 बारी पढ़ना। तब दादी ने सोचा कि मैं 12 बारी पढ़ूंगी। वो 1.5 साल दादी लेट आए थे, तभी भी दादी को ये संकल्प कि मैं क्या पुरुषार्थ करूं। हम अपने को देखें कि हम कितना समय लेट आए हैं। क्या मुझे वो रियलाइजेशन है कि मैं लेट आई हूं और मुझे क्या पुरुषार्थ करना है ताकि जो इतने साल की पढ़ाई बाबा ने पढ़ा लिया है उसको मैं कवर कर सकूं। दादी ने 1.5 साल लेट आए थे, उसके 6 महीना दादी खटिये पर नहीं सोए थे। उस जमाने में बेंच हुआ करते थे, तो दादी कभी भी नींद आती थी तो बेंच पर अपना सर लगा लेते थे और जैसे ही आंख खुलती थी दादी मुरली उठा करके पढ़ते थे। और वो अभ्यास दादी का अंत तक चला। सुबह में उठते ही दादी अमृत वेला करने से पहले दादी सार प्रश्न उत्तर पढ़ लेते थे। फिर पूरी अमृत वेले के बाद जब मुरली सुनानी होती थी तो भी पढ़ते थे, नहीं सुनानी होती थी तो भी पढ़ते थे। मुरली हम उठा नहीं लेते थे कि दादी ने मुरली पूरी कर दी और उठा लो, नहीं। एक ग्रुप मिलने के बाद जब दूसरा ग्रुप आता था
तो बीच में बिठाने में हमें 2-3 मिनट लग जाती थी, तभी भी दादी मुरली उठा करके पढ़ने लगते थे। कभी भी किसी का फोन आता था, दादी सबसे पहले पूछते थे, आज की मुरली सुनी, कौन सी बात अंडरलाइन किया है। चाहे रात को 10 बजे भी किसी का फोन आता था, दादी सुबह की मुरली उनको सार सुनाते थे। अचानक हम लोगों से भी दादी पूछ लिया करते थे कि किस बात पर आप लोगों का अटेंशन है। तो हमने ये देखा कि दादी का कभी भी लास्ट दिन तक पुरुषार्थ ढीला नहीं हुआ। एक बार दादी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 10 दिन दादी जी को सरला दीदी ने मुरली सुनाई थी, और 10 दिन के बाद जब दादी रिकवर हुए तो कहा, पिछले 10 दिन की मुरली मुझे दो। हमने कहा, दादी आपने सुनी तो है ना? तो कहती, नहीं, मैंने पढ़ी थोड़ी ही है। फिर दादी ने वो 10 दिन की मुरली एकदम एकाग्रता से एकांत में बैठ करके स्टडी किया। पुरुषार्थ में दादी ने कभी भी अपनी उम्र को नहीं लाया। हम कभी कभी सोचते थे कि आज रात को दादी को नींद नहीं आई है तो आज अमृत वेले नहीं उठाए। अगर ऐसा कभी किया तो दूसरे दिन दादी की धर्मराज की आंखें देखनी पड़ती थी कि आप भी नहीं उठे क्या, क्योंकि दादी जागते थे तो हम लोग भी जागते थे। लेकिन दादी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कभी अमृत वेला मिस हो। कितने भी बीमार होते थे, लेकिन अमृत वेला और मुरली और नुमा शाम का योग बहुत बहुत दादी ने अंडरलाइन किया था। और बीच बीच में भी जब मार्जिन होती थी तो दादी अंतर्मुखी हो जाते थे। हमने कभी ये नहीं देखा कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल एक अभ्यास था उनका कि समय को कैसे सफल करना है। क्योंकि दादियों के पास कभी भी व्यर्थ बातें, पर चिंतन, पर दर्शन की बातें तो थी ही नहीं। कोई सुनाता भी नहीं था दादियों को। तो उनके पास उनकी बुद्धि इतनी सालिम थी, इतनी स्वच्छ थी कि बुद्धि में कभी भी किचड़ा होता नहीं था। जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, एक दिन नहीं करे तो चलेगा माताएं? एक दिन सफाई किचन की नहीं करो, वो नहीं चलता ना। तो ऐसे ही हमारी बुद्धि की सफाई भी हम एक दिन न करें तो उसके लिए भी, जैसे कल गीता दीदी बार बार ये बात सुना रहे थे, खुद से बात करो, खुद को टाइम दो। लेकिन खुद को टाइम देने के लिए भी हमें अपनी बुद्धि की सफाई करना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर बुद्धि के अंदर पुरानी बातें, पराई बातें बैठी हुई है तो फिर बाबा की बातें के लिए जगह है? बाबा की बातें याद नहीं रहती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मेमोरी फुल है हमारी बुद्धि की। आपके मोबाइल में भी जब मेमोरी फुल हो जाती है तो क्या कहते हैं? मेमोरी फुल हो गई है, कुछ डिलीट करो।
तब आप कुछ नया डाल सकते हो। ऐसे ही हमारी बुद्धि भी कोई न कोई बातों के कारण भरी हुई है, क्योंकि पुरानी बातें हम पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो जगह ही नहीं है जो बाबा की बातें अंदर डाल सके। इसीलिए रोज जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, ऐसे ही मन और बुद्धि की सफाई भी रोज करना आवश्यक है। जितना टाइम मिले हम अपने आप को चेक करें कि मेरी बुद्धि में व्यर्थ की बातें कितनी है जिसको डिलीट करने की आवश्यकता है। जब तक वो भरी हुई होंगी तब तक ज्ञान को हम अपना नहीं बना सकते हैं। तो दादियों का जीवन हम लोगों के लिए खुली किताब जैसा था। मैंने दादी गुलजार जी के साथ भी काफी समय का, क्योंकि बाजू में ही रहते थे, तो दादियों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था कि फरिश्ते तो जब देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये दादियाँ सचमुच में फरिश्ते थे। गुलजार दादी जी को जब भी देखते थे, हमें दादी को देख करके हमेशा बाप दादा याद आते थे, और दादी भी अपनी स्मृति में हमेशा बाप दादा को रखते थे, क्योंकि दादी हमेशा यही सोचते थे कि मैं बाबा का रथ हूं, और इसी हमारी स्मृति में जो होगा वो सामने वाले की भी स्मृति में वो बात आएगी। तो दादी जी को देख करके क्यों सभी को बाप दादा याद आता था, क्योंकि दादी की अवेयरनेस में था। और हमने हमेशा देखा कि दादी जी को वो बहुत बहुत पक्का अभ्यास था, गुलजार दादी जी को, कि जितना पूछे उतना ही बोलने का। कभी दादी जी को मैंने एक्स्ट्रा बोलते हुए नहीं देखा है। शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करना, जवाब देना। और लास्ट दिनों में मैं कई बार बॉम्बे जाती थी दादी जी के साथ का अनुभव करने के लिए, और हमने क्या देखा कि दादी जी को शरीर है, पुराना शरीर है, 90+ ईयर ये कार को यूज किया है, तो खिटपिट तो करेगा ही। अभी हमारी इतनी उम्र में भी ये शरीर खिटपिट करता है, तो हम तुरंत बोल देते हैं कि आज मेरे घुटने में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, कमर में दर्द है। लेकिन हमने दादी गुलजार के मुख से कभी नहीं सुना कि आज मुझे ये तकलीफ है। ऐसे नहीं, पुराना शरीर था, डॉक्टर्स भी दादी को पूछते थे कि दादी आपको कोई तकलीफ है, तो दादी हमेशा कहते थे नहीं। 90+ ईयर आप सोचो, लेकिन उन्होंने हमेशा समझा है कि ये रथ बाबा का रथ है, खुद का रथ नहीं है। तो कभी भी उनको तकलीफ की अनुभूति नहीं हुई है। डॉक्टर्स भी हैरान होते थे कि दादी आप कुछ बताओ,
तब जाकर के हम उसकी ट्रीटमेंट करें। लेकिन दादी के पास कोई बात नहीं थी, कोई कंप्लेन नहीं थी शरीर के लिए। तो हमने क्या सोचा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसके अंदर हम जो भी बात डाल देते हैं, वो बात को प्रैक्टिकल करने में वो सहयोग देता है। अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे कि मुझे घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लेकिन हम कोई भी कंप्लेन नहीं करें और हम अपने मन को इतना पावरफुल बनाएं, क्योंकि मन के पास वो ताकत है। हम कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो हम क्या सोचे, मैं तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये भी नहीं सोचना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव वर्ड को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए हम अपने मन को, अपने शरीर को भी स्वस्थ करने के लिए लगा सकते हैं। बाबा को भी बहुत तकलीफ थी। ब्रह्मा बाबा ने भी कभी अपने मुख से वर्णन नहीं किया। लास्ट दिन तक बाबा भी मुरली सुनाने के लिए क्लास में आते रहे। और 18 जनवरी सुबह में बाबा ने क्लास नहीं कराई, तो बाबा ने कहा शाम को जल्दी बेल बजाओ, बाबा क्लास में आएंगे। एक दिन भी बाबा ने क्लास मिस नहीं किया है। और अब हम जब घर में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, कई जगह पर अभी तक भी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो हम कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि घर में ऑनलाइन में सुन लेने के एक कंफर्ट जोन बन गया हमारा। अब क्लास खुल भी गई है तो भी हम घर में ही क्लास सुनने के आग्रही रहते हैं। लेकिन घर में जब सुनेंगे तो अकेले अकेले सुनेंगे। कहीं इतना अटेंशन से तो हम बाबा की क्लास मुरली नहीं सुन सकते हैं, जितना अटेंशन से हम सेंटर पर सुन पाते हैं। तो अभी जो समय हमारे हाथ में है, वो समय को मुझे कैसे सफल करना है, वो मेरे हाथ में है। और वही दादी जी की फॉर्मूला को यदि यूज करें कि मैं बहुत लेट आई हूँ, जितना गैलप कर सकूं, कोई 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, कितने साल लेट आए होंगे। लेकिन जो वक्त मेरे पास है, उसको मुझे 100% सफल करना है, वो मेरे हाथ में है। तो हमें अपने लक्ष्य को इतना पक्का, इतना मजबूत बनाना है कि वो लक्ष्य को पाने के लिए हमें 20 नाखूनों का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।